हेलो दोस्तों, आप अगर ये संपादकीय पृष्ठ जो है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। उससे यह पता चलेगा कि आपकी सोचने की क्षमता और आप अपने भारत के किस हिसाब से आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, उसमें आपके किस हिसाब से आप अपने समाज को काम कर सकते हैं। भारत की अभी शक्ति जो है वैश्विक के रूप में उभरता हुआ भारत दिख रहा है। इससे आपको एक समझने की जरूरत है। आप जानते हैं कि इसका लेखक हुए श्री राम चौलिया। यह बताते हैं कि भारत विकासशील देशों को विकसित देशों के चंगुल से एकाएक तो छुटकारा नहीं दिलाया जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि इसके धीरे धीरे अगर हम इस हिसाब से काम करते हैं तो हम विकासशील देशों के चंगुल से छुटा सकते हैं और एक बार भारत पूरे विश्व में विकासशील देश बन सकता है। बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि हमारा देश बहुत पहले जो ब्रिटिश शासन होने से पहले हमारा भारत बहुत ही अच्छा था। हमारे भारत में बहुत सारे चीज था, लेकिन ब्रिटिश जब से हुकूमत हुआ 200 वर्ष तक, उसके बाद उसके बीच में हमारे भारत को इस हिसाब से लूटा कि वहाँ अभी भी कुछ नहीं, बहुत समय लग गया हमारे भारत को होश होने में और भारत को आज़ादी मिलने में। उसी हिसाब से अगर बात करेंगे, जो भी उससे पहले विकासशील देश था जो कि बहुत ही अच्छे अर्थव्यवस्था, और अगर हम भारत की बात करेंगे, भारत भी वैश्विक स्तर पर हमारे केंद्र में भारत बहुत अच्छी तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अभी थोड़ा और टाइम लगेगा कि भारत बहुत पूरी तरह से उभर सकता है अपने अर्थव्यवस्था में और विकासशील बन सकता है। इसमें आपको यह ध्यान करने की जरूरत है कि आप सिविल सर्विस के स्टूडेंट होंगे तो आप इसके अच्छे से पढ़ेंगे और इसको आपको समझने की कोशिश करेंगे और आप अपने आंसर को इस हिसाब से रियलाइज करेंगे ताकि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट आप साबित हो सकते हैं। जब यह इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अपने बात को इस हिसाब से लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि बदलते हुए अवयव ढांचे के भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती जा रही है। आप जानते हैं कि जब से G20 जो प्रेसिडेंसी जो हमारे भारत को अध्यक्षता ये भारत कर रहा है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका मिला है। लेकिन इस बात को देखा यह जाता है कि भारत भी इस भूमिका का विस्तार अपने गहराई देने में जुटा है। अगर भारत की पहली या प्रेसिडेंसी है या आप इसको अध्यक्षता बोल सकते हैं, तो इससे यह पता चला भारत भी अपने पूरी फोर्स लगाएगा कि हम पूरे विश्व के सामने अच्छे से इसे प्रदर्शित करें और हमारे भारत में जो भी किसी तरह का जो किसी भी तरह से चुनौती है, उस चुनौती को अपने पूरे विश्व के सामने अच्छे से अपने बात को रखने की कोशिश करेगा भारत। लेकिन इसमें यह भी बताया जा कि अभी हाल ही में एक बीते कुछ समय पहले दिल्ली में 22 ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट हुआ है। इसमें वर्चुअल आयोजन हुआ था, लेकिन इसमें पूरे भारत के आमंत्रित हुआ था। 125 देश के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। आपको यह पता है कि इस बात का भी प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा भारत की साख और मान्यता लगातार बढ़ रही है। इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि आपका जो हमारा जो भारत है, ये पूरे विश्व लेवल पे भारत के जो भी व्यक्ति दूसरे देश में रहते हैं और भारत की छवि दूसरे देश के सामने बहुत ही अच्छा आगे की ओर बढ़ रहा है। भारत की छवि इससे लगातार बढ़ रही है। इस अवसर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन करते हुए स्पष्ट किए हैं कि हमें भारत के वैश्विक स्तर पर उन देशों की आवाज उठाना चाहता है। आप देख लीजिए, कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि वो अपने भुखमरी से या अलग अलग तरह के आवाज होती है, वो अपने आवाज को नहीं उठा पाती है, लेकिन भारत ये चाहता है कि उसके साथ मिलकर के उसकी आवाज और भारत की आवाज एक होना चाहिए, ताकि इससे विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के लिए प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश यह दिया है कि आप अगर अपनी आवाज उठाते हैं तो भारत भी आपके साथ उस आवाज को उठाने में वो भारत भी अपने प्राथमिकता देगा। इसमें यह भी बताया गया है कि भारत G20 की मेजबानी के दौरान यह दावा अवश्य किया जा सकता है कि उसने केवल बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ
मंत्रण की बल्कि संपूर्ण विकासशील दुनिया के भावनाओं को, विचारों का भी प्रतिनिधित्व किया। बिल्कुल सही। इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के साथ साथ भी भारत यह भी बात को ध्यान रखेगा कि जो भी विकासशील देश है और इसके भावनाओं और विचारों का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि विकासशील नहीं है, उनको भी भावना और अर्थ में विचारों का भी उसे महत्व दिया जाएगा। ये भारत के तरफ से अपना स्टैंड है। लेकिन इस बात को आप देख सकते हैं कि कुछ देश ऐसे भी होते हैं जिसके भरोसे का भाव बढ़ा होगा। अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं के बयान से भी कुछ जिन्हें स्वीकार किया जाएगा, तबकि गरीब और वंचित देशों को जिस हिसाब से हमें एकजुट होकर के मंच पर लाया जाना, ये बहुत बड़ी भूमिका है। ताकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि विकासशील देश जो भी है G77 को, इसमें समझौता हुआ था कि हमें बढ़ोतरी हो और अपने संख्याबल के आधार पर अपने हितों को रक्षा कर सके। इसमें G77 की बैठक में यह समझौता हुआ था कि हमारे पास जो भी है वह क्षमता आगे की ओर बढ़े और उसके आधार पर हमें हितों की बात किया जाए और हमें रक्षा भी दिया जाए। इसके बारे में यह भी था कि ऐसे हमें संतोष की बात है कि भारत ने इस समूह अधिकांश देशों के लिए आयोजन किया और उन देशों में सफल बनाए। बिल्कुल, भारत ये चाहता है कि दूसरे देश को अगर किसी भी तरह से समझौता हुआ है भारत और उसके बीच में, और भारत दूसरे देश के बीच में अगर उसकी समझौता हुआ है, तो भारत का ये स्टैंड है कि उस समझौते पर उनकी फोकस किया जाए, ताकि इस हिसाब से न किया जाए कि समझौता हुआ है और उस बात को नजरअंदाज करते हुए आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये भारत इस हिसाब से नहीं करता है, भारत इस पर विचार को खंडित करता है। इससे आपको यह भी जानकारी यह मिला है कि हमारे देश में यह सफल बनाया है और इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक कड़ी को जोड़ते हुए यह आपको 20वीं सदी में हमें एक दूसरे की सहायता की ओर साम्राज्यवादी और उपनिवेशवाद इस तरह से संघर्ष किए हैं। आप जानते हैं कि अभी अभी हम जो 21वीं सदी में जी रहे हैं। 20वीं सदी में हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो हुए वह इस हिसाब से काम किए हैं कि एक दूसरे को सहायता करने की जरूरत है। भारत भी एक दूसरे देश को सहायता करेगा, दूसरे देश भी भारत को सहायता करेगा। एक दूसरे को सहायता करने की मन में जिज्ञासा यह उत्पन्न हुआ है 20वीं सेंचुरी से। इससे यह पता चलता है कि इसे एक विश्व व्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी, ताकि हमारे जो नागरिक का कल्याण सुनिश्चित करेगी। वास्तव में हम यह भी देख सकते हैं कि विकासशील देशों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ती है, लेकिन विकासशील देशों द्वारा करीब राष्ट्रों का आर्थिक शोषण, आंतरिक मामले, सैन्य हस्तक्षेप, ऐसी बहुत सारे बात जो है यह उसमें शामिल है। ताकि इससे आप देख सकते हैं कि जो भी नीति में उन्हें लाभ से वंचित रखने की संस्था या चालों के अमीर गरीब देशों के बीच खाई निरंतर चौड़ी होती गई है। आप देखते हैं कि बड़े देश गरीब देश उसके बीच में खाई होती है। आप एक और भी आप जानते हैं कि गरीब लोग और अमीर लोग के बीच में बहुत खाई होती है। उसी हिसाब से एक देश दूसरे देश अगर विकसित है उसमें भी इस बात को देखा जाता है। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हुए, इसने 20वीं शताब्दी में यह संदेश दिए थे कि एक दूसरे को हमेशा सहायता करने की जरूरत है। इससे यह चलेगा कि उस देश का भी नागरिक आगे की ओर बढ़ेगा, उस राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा और ये भी देश है यह भी आगे की ओर बढ़ेगा। इससे भी जिस तरह से जरूरत पड़े उस देश को भी मदद करने की जरूरत है। एक देश दूसरे देश को मदद करेगा तभी वह दोनों देश तरक्की की ओर आगे बढ़ सकता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के तरफ से संदेश था।
लेकिन यह भी बात पता नहीं चला है कि भारत ने इस स्वतंत्रता के बाद गरीब देशों की आवाज उठाई है। हालांकि बहुत ऐसे भी देश विकासशील देश है जो कि गरीब जो देश है उनकी आवाज नहीं उठा पाता है, ताकि उन्हें बहुत सारे परेशानी का भी डर लगता है कि हो न सके कोई देश दूसरा है तो अगर मैं इस बारे में आवाज उठाते हैं तो वो उसे दाब सकता है। लेकिन भारत इस बात को बुरी तरह से खंडन करता है कि अगर कोई भी देश अगर गरीब है, अगर उसको सताया जा रहा है तो भारत उस पर अपनी बात को बहुत अच्छे से रखती है पूरे विश्व के सामने। इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ताकि वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में अगर ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण की आवश्यकताएं अलग है, लेकिन पूर्व में हम इस भारत के पश्चिमी साम्राज्यवाद और अप्रत्यक्ष रूप में दूसरी ओर चीन महाशक्ति बनने की राह पर है। अगर मैं बात करूं, एक आपको जानकारी इसमें देना यह है कि आप जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध जो है वह अभी 1 साल पूरने वाला है, लेकिन हमारा भारत का स्टैंड यह है कि वह 2 बार या 3 बार या हमारे प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई है व्लादिमीर पुतिन से कि यह समय युद्ध करने का नहीं है, युद्ध करने से या किसी भी देश को फायदा नहीं होता है। इस हिसाब से हमें जल्द से जल्द इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि कुछ देश रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है इसमें। लेकिन दोनों राष्ट्र अध्यक्षों को यह समझना चाहिए कि यह जल्द से जल्द युद्ध रोक दिया जाना चाहिए, ताकि जो भी देश है वह देश ये सोचता है कि हमारा जो भी वेपन है, फाइटर प्लेन है, किसी भी तरह का हमारे पास जो हथियार है वह यहाँ सप्लाई हो, ताकि इससे यह पता चलता है कि दूसरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह मजबूत हो रहा है और उसकी खामियाबा पूरे देश को यह भुगतना पड़ रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज ऐसे भी है जो कि उसकी महंगी होती हुई दिखाई पड़ रही है। कारण यह है कि युद्ध में दोनों तरफ से बहुत क्षति भी होती है, उसके लिए मिसाइल भी जुटाया जाता है। इसमें सभी देश इस लपेट में जूझ रहे हैं। अगर सभी देश को या राष्ट्र अध्यक्षों को पूरी तरह से फोर्स करना चाहिए कि दोनों देश जो है वो अपने आप को वह युद्ध से उसको विराम अवस्था में करें और जो भी सही डिसीजन हो वह जाकर के पालन करना चाहिए। लेकिन भारत की तरफ से ये स्टैंड पूरा क्लियर रहता है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि इस बात को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन खैर आगे देखिए, इसमें यह भी बात है कि अपनी चीन, आप देख सकते हैं कि चीन पूरे विश्व स्तर पर उसके शक्तिशाली को आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि गरीब देश और उभरती अर्थव्यवस्था में अलग अलग दिशा है। चीन अपनी सुविधा से कभी खुद को विकासशील देश में रखता है और इस बात को मोर्चा भी खोल लेता है। चीन के प्रति व्यक्ति आय करीब $13,000 है, जबकि ग्लोबल साउथ की आड़ लेकर के विकासशील देशों में नाम पर अमेरिका, यूरोप टकराव मोल लेकर के अपने हित साधते रहता है। हालांकि इस बात को भारत भी जैसी उभरती शक्तियों की पश्चिमी शक्तियों को गठजोड़ इस बात को देखना पड़ रहा है कि भारत भी अब आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन चीन का जो विस्तारवादी नीति है उसे रोकने के लिए इस हिसाब से इसको दक्षिण की जटिलताओं को बढ़ जाती है, ताकि चीन उलट भारत के रवैया विकासशील देशों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल न कर। इससे यह पता चलता है कि भारत की परंपराओं और मूल्यों के साथ ही दृष्टिकोण जिससे भारत अपनी प्रगति को विकासशील देशों की नीयत के साथ जुड़कर देखता है। आज अगर मैं बात करूं
तो भारत अफ्रीका व्यापार करीब 90 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इसका यह पता चलता है कि भारत दूसरे देश के भी साथ अच्छे से व्यापार कर सकता है और दोनों देश की फायदा होती है। इसमें यह भी था कि भारत दक्षिण अमेरिका व्यापार 50 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच गया था, जो कि बहुत सारे ऐसे भी था जो कि चीन ने इसके पीछे देशों के बेहिसाब प्राकृतिक खनिज लूटने और उनकी अंदरूनी राजनीतिक में आग लगाकर इसे रोटियों सेकने में परहेज नहीं किया। यानी कि भारत का रवैया पूरा क्लियर है कि मानव संसाधन विकास और आमजन के जीवन में सुधार लाने की बहुत जरूरी है। इसे भी कोई भी देश इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है, ताकि परियोजनाओं पर आधारित रहा है। ग्लोबल साउथ में ऐसा भी देश नहीं है जिसने भारत के प्रताड़ित किया हो, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि चीनी उत्पीड़न का रवैया जग जाहिर है। हमारे पास चीन का जो है इसका व्यवहार हमेशा से जो है वो उत्पीड़न का ही देखने को मिला है, ये पूरे देश जानता है। दुनिया को अब चीनी कर्ज जाल का फंदा समझ आने लगा है। अब देखिए कि जब धीरे धीरे बात इस हिसाब तक पहुंचती है कि जो भी देश का जो रणनीति है उस हिसाब को समझने की जरूरत है। अगर उसकी फंदा जो है हमेशा इसी हिसाब से चलता है तो दूसरे देश भी उससे बात करने से परहेज आती है और उसके सारे गतिविधि पर नजर रखती है। आखिर इस बात को देखना है कि ड्रैग इन देशों के निकलने का आमद है। आखिर आप ये समझने की जरूरत है कि जो उसका चीन का जो अर्थव्यवस्था है उसे आमदनी ये किस चीज से सबसे ज्यादा हो रही है, उसमें ड्रैग की सबसे ज्यादा है। इस पर उसके रणनीति पर परोक्ष रूप से निराश साधते हुए विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर ने यह भी कहा कि ऋण का बोझ बढ़ाने वाली परियोजनाओं से मांग संचालित परियोजनाओं को जोड़ परिवर्तन का प्रस्ताव रखा, ताकि इससे यह हो कि वैश्वीकरण का आहार किया जाए, ताकि भारत भी अपनी क्रियाफायदी एवं पर्यावरण अनुकूलन तकनीकी का विकासशील अल्प विकसित देश के साथ साझा करने की तत्पर है। इससे यह पता चलता है कि भारत भी दूसरे देश के साथ में यह विचार कर सकता है कि अपने परियोजना को किस हिसाब से आगे बढ़ा सकता है। और इससे यह भी है कि इसके सिलसिले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सम्मेलन में शामिल देशों को भी इंडिया स्टैंड जैसे अभिनव डिजिटली पब्लिक गुड्स को पेशकश की है। आखिर इससे यह पता चले कि हमारे डिजिटली जो गुड्स है इसके बारे में पता चले, ताकि इससे यह हो कि अपने स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक परियोजनाओं को दक्षता से लागू किया जाना चाहिए। तभी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार आ सकता है। यह हमें निसंदेश भी है, ताकि इस बारे में महाशक्तियों को भी गरीब देशों के मुंह पर पैसा फेंकने और उन्हें निर्भरता पर जाल में फंसाने का खेल या ये खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम इससे बच सकते हैं और उस पर हमेशा अवेयरनेस रहेंगे तभी बच सकते। नहीं तो दूसरे देश क्या काम करेगा, अपने जाल में फंसा करके फिर उस देश को गुलाम बना लेता है। इस बात को आपको ध्यान करना है कि दूसरे देश के जाल में या दूसरे व्यक्ति के बातों में नहीं फंसना है। बाकी इससे यह भी देखना कि भारतीय मॉडल उभरा है। हमारे जो भारत का जो मॉडल है वह अलग अलग तरह के मॉडल है, जो कि धीरे धीरे यह भविष्य में और हमारे प्रतिदिन अब भारत इस मॉडल को आगे निखरते हुए दिख रहा है, ताकि तीसरे शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित हो सके।
इससे यह भी पता चलता है कि हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था है और दूसरे देश जो है उसके सामने बहुत शक्तिशाली से उभर सकता है। और भारत यह भी चाहता है कि दूसरे देश अगर गरीब हो तो उसकी भी बात अच्छे से उठा सकता है। यानी कि इसमें यह भी बात भी है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। इस बात का मंत्र इस पैराग्राफ में यह दिया गया है, ये बात पूरे विश्व लेवल पर भी है। इस बात को आप अपने स्तर से एक नोट्स बना करके आप इसे फिर से एनालिसिस करेंगे और यह आपका कम्युनिकेशन में है। और इस हिसाब के आप जब अगर कंपल्सरी पेपर जो है उसमें भी आपको गद्यांश देते हैं, आप उसको तुरंत आपको समझना है। और सीसेट में भी पेपर आता है गद्यांश का भी, उसको आपको अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए आपको समझदारी पूरा क्लियर होना चाहिए और हमेशा आपको अट्रैक्टिव नॉलेज होना चाहिए, तभी आपके पास आएगा। जब आप अगर गद्यांश पढ़ेंगे या उसको संपादकीय पृष्ठ पढ़ेंगे, सबका अलग अलग तरह से विचार होते हैं। सबको विचार को आपको जानने के बाद एक अपना अलग एक स्टैंड लेना है, तब उसमें आपको एक क्रिएटिविटी दिखाई पड़ेगा। जो भी एग्जामिनर होंगे इस हिसाब से आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। थैंक यू।